हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 कृषि जीव विज्ञान के अध्याय 1 पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे पादप प्रजनन की परिभाषा, उद्देश्य एवं पादप प्रजनन की विधियों के बारे में। पादप प्रजनन होता क्या है, इसके लिए हमें इस चीज़ को जानने के लिए हमें इसके परिचय की आवश्यकता होगी। तो हम शुरू करता हूँ इसका परिचय। प्राचीन काल से मनुष्य जंगली पौधों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप चयन करके उन्हें उपयोगी बनाया करते थे। प्राचीन काल में मनुष्य क्या करते थे? खेती करते थे। कैसे खेती करते थे? जो भी जंगली पौधे उनको लगता था कि हाँ, इस पौधे से मुझे कुछ लाभ मिलेगा, या इस पौधे का मैं अनाज बनाकर खा सकता हूँ, या इस पौधे से जो मुझे अनाज मिलेगा, फल मिलेगा, जो भी चीज़ मिलेगी मैं उसका निर्यात कर सकता हूँ या दूसरी चीज़ से आयात खरीद सकता हूँ, ऐसा विचार उसके मन में आया था। तो उसने जंगली पौधों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप उसका चयन किया, उसका सिलेक्शन किया और उसे अपना उपयोगी बनाया। लेकिन बात ये आती कि प्राचीन काल में और इस अभी जो काल चल रहा है, इसमें पादप प्रजनन कितना महत्वपूर्ण है, प्लांट ब्रीडिंग का यूज़ क्यों हुआ। प्राचीन काल में जो मनुष्य खेती करता था, सब करते थे खेती, लेकिन इसमें फ़ायदा कितना होता था? सबसे मेन चीज़ कि किसान उतना ही बोता था पहले जितना उसको ज़रूरत होती है। नेक्स्ट अगली जो फसल बोनी होती है तो क्या करता था? जो पहले फसल बोई थी उससे जो अनाज आया था उसका कुछ बीज अलग से निकाल दिया, उसी बीज को वो बो के वापस अगली फसल बो देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमें क्या करना है? हमें बीज तो लेना है, बीज बोना है, लेकिन ऐसा बीज लेना है जो हमें उम्मीद से ज़्यादा उपज देवे। उपज के साथ साथ उसके में गुण भी होने चाहिए। गुण कैसे? अगर कोई फल आप खेती कर रहे हो, फलों की खेती कर रहे हो, तो उसमें मिठास होना ज़रूरी है। मीठे फल है तो मिठास होना चाहिए, खट्टे फल है तो खटास होनी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों को हमें लेकर चलने के लिए पादप प्रजनन की आवश्यकता पड़ी है। तो परिचय में इसके प्राचीन काल में मनुष्य ने जंगली पौधों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप चयन करते हुए उन्हें उपयोगी बनाया था, लेकिन समय के साथ साथ विभिन्न वैज्ञानिकों ने पादप प्रजनन की विधियों के बारे में हमें बताया, जिसमें मुख्य रूप से निल्सन एहिल एवं उनके सहयोगियों ने सन 1900 के आसपास एकल पादप वरण विधि का विकास किया। एकल पादप वरण विधि का विकास किसने किया? निल्सन एहिल ने। कब किया? सन 1900 के आसपास। एकल पादप वरण अर्थात सिंगल प्लांट सिलेक्शन, किसी समष्टि यानी कि किसी एंट्रीज में से एक ऐसी फसल का चयन करना जिसमें जीन एक ही प्रकार के हो। इसके बाद जोहानसन ने सन 1903 में शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, प्योर लाइन सिलेक्शन का प्रतिपादन किया। मेंडल ने 1856 में वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया। ये सब हम जानते हैं। किर्गर्ज और मेंडल ने 1856 में वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया है। इन नियमों की सन 1900 में पुनः खोज हुई। किन नियमों की पुनः खोज हुई? मेंडल ने जो वंशानुगति के नियम प्रतिपादित किए थे सन 1856 में, उन नियमों की खोज वापस हुई। कब? सन 1900 में। इसके बाद जीन अन्योन क्रिया, सहलग्नता आदि की खोज हुई तथा यह ज्ञात हुआ कि जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, क्या खोज हुई? कि जीन गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम्स में स्थित होते हैं। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? तो जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? क्रोमोसोम्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। इन पादप प्रजनन के सिद्धांत एवं विधियों का उपयोग करते हुए हमारे देश में विभिन्न फसलों में अविस्मरणीय कार्य हुआ। उदाहरण के लिए गेहूं की बोनी किसमें? आप सब जानते हैं, हमने अपने पिछली क्लास में पढ़ा था।
गन्ने का नोबलीकरण, संकर मिलेट, कपास की संकर किस्म जिसे हम H4 आदि के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पादप प्रजनन की डेफिनेशन के बारे में कि पादप प्रजनन आखिर होता क्या है। पादप प्रजनन वह कला तथा विज्ञान है जिसके द्वारा पौधों को अधिक आर्थिक महत्व के बनाने के उद्देश्य से उनकी आनुवांशिकता में सुधार किया जाता है। वापिस बोलता हूँ, सुनिएगा। पादप प्रजनन वह कला तथा विज्ञान है, क्या लिखा है, पादप प्रजनन वह कला यानी कि एक आर्ट है। पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग एक आर्ट है, एक साइंस है जिसके द्वारा पौधों को अधिक आर्थिक महत्व, इसमें अंडरलाइन की जाना चाहिए हमें, अधिक आर्थिक महत्व के बनाने के उद्देश्य से उनकी आनुवांशिकता, उनके जेनेटिक्स में सुधार किया जाता है। ये परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा के बारे में जानते हैं, इससे थोड़ी इजी। क्या परिभाषा है वो? फसलों के जीन प्रारूप यानी कि जेनोटाइप में परिवर्तन करके उनको मानव के लिए उपयोगी बनाने की क्रिया को पादप प्रजनन कहते हैं। फसलों के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके उनको मानव के लिए उपयोगी बनाने की क्रिया को हम पादप प्रजनन कहते हैं। और ये क्रिया कौन करता है? वैज्ञानिकों के द्वारा की जाती है, अर्थात पादप प्रजनन एक कृत्रिम प्रक्रिया होती है। पादप प्रजनन में हम उन सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन करते हैं जिनके द्वारा फसलों में उपयोगी परिवर्तन किए जाते हैं। अब चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। पादप प्रजनन में हम उन सिद्धांत, प्रिंसिपल्स एवं मेथड्स का अध्ययन करेंगे जिनके द्वारा फसलों में उपयोगी परिवर्तन किए जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम पादप प्रजनन के उद्देश्यों के बारे में। पादप प्रजनन के उद्देश्य अर्थात ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट्स ब्रीडिंग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। शुरू करने से पहले मैं इनको बोल के सुनाता हूँ आपको। पादप प्रजनन के उद्देश्य में हम पढ़ेंगे अधिक उपज, उत्पाद के गुणों में सुधार करना, कीट एवं रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास, अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास, शीघ्र पकना, समकाल पकना, प्रकाश असंवेदिता, प्रसुप्ति, नई ऋतुओं के लिए किस्में, सूखा एवं लवण रोधिता, अविषाणु पदार्थों से मुक्ति, और आखिरी हमारा 12वां पॉइंट अविसरण। ये जितने भी पॉइंट है 12, ये सारे पादप प्रजनन के उद्देश्य। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम इनका अध्ययन शुरू करते हैं। पादप प्रजनन के उद्देश्य में सर्वप्रथम जो उद्देश्य है हमारा वो यह होना चाहिए अधिक उपज, हाइजर यील्ड। अर्थात क्यों ऐसा क्यों आवश्यकता पड़ रही है, हमें अधिक उपज की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अधिक उपज की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि इनके जीन प्रारूपों में, फसलों के जीन प्रारूपों में हम क्या कर रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं। कुछ चेंजेस कैसे कर रहे हैं? कुछ चेंजेस ऐसे करने हैं कि वो मानव के लिए उपयोगी बन सके। मानव के लिए उपयोगी होगा तो मानव, आप सब जानते हैं, जनसंख्या वृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो हम जो फसल उगा रहे हैं कि कम बीज में हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा अधिक उपज। विभिन्न फसलों की स्थानीय कृषिगत किस्मों की तुलना में अधिक उपज देने वाली किस्मों का निर्माण करना पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है। और ऐसा कब होगा? जब हम उन्नत किस्मों के बीजों की बुवाई करेंगे तो यह संभव है कि हमें जो हम फसल बो रहे हैं उससे हमें अधिक उपज प्राप्त हुए। तो उन्नत किस्मों का बीज बुआई के लिए उपयोग करने मात्र से उपज में 20 से 25% तक बढ़ोतरी संभव है। चलिए हम बात करते हैं अधिक उपज के बाद दूसरा पॉइंट, उत्पाद के गुणों में सुधार करना। हमने अधिक उपज तो कर ली लेकिन उसमें कुछ गुण में होने चाहिए। जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें कुछ क्वालिटी भी होनी चाहिए, तभी वो हमारे लिए काम का होगा। ठीक है, चलिए सुनिएगा। हमें अधिक उपज के साथ साथ उत्पाद अन्य गुणों में भी उत्तम होना चाहिए। वो अन्य गुण कौन कौन से हैं, सुनिएगा। उत्पाद उपभोक्ताओं की आशाओं के अनुरूप होने पर किसान को उसके उत्पाद के लिए अधिक आर्थिक लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए मीठी मक्का, कपास में लंबा तथा शक्तिशाली रेशा, फलों में आकार एवं स्वाद, दालों में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, तिलों में तेल की मात्रा होनी चाहिए। अगर ऐसा किसान करके देता है तो उसको
अधिक से अधिक मुनाफा मिलेगा। आइए हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3, कीट एवं रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना। अधिक उपज भी आपने कर ली, उत्पादित के गुणों में भी सुधार कर लिया, किसान को अच्छा मुनाफा भी हो गया, लेकिन अगर वो उपज या अनाज बीज हमने पैदा किया है वो कीट एवं रोग प्रतिरोधी है कि नहीं है, ये हमें ध्यान रखना अति आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तीसरा पॉइंट है कीट एवं रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना। रोगों एवं कीटों से फसलों की हानि रोकने के लिए प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रतिरोधी किस्मों को उगाने से उत्पादन अधिक एवं स्थिर होता है। ठीक है, ये सब हम जानते हैं। अगर हम खुद बीमार नहीं पड़ेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। इसी प्रकार के फसलों में भी होता है कि फसल अगर रोग से मुक्त है, कीटों से मुक्त है, तो वह अधिक से अधिक उपज पैदा करेगा और स्थिरता बनी रहेगी। पॉइंट नंबर 4, अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास करना। दक्षता सबसे मेन पॉइंट ये है कि दक्षता, बच्चे समझ नहीं पाते दक्षता क्या होता है। तो सुनिएगा, दक्षता के एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि दक्षता क्या होती है। माना कि आप एक मोटरसाइकिल चला रही हैं, मोटरसाइकिल में आपने 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया था। क्या आपकी गाड़ी 100 रुपये के तेल में 100 किलोमीटर चल जाती है? संभव नहीं है, नहीं है संभव। कैसे संभव नहीं है? 100 रुपये के पेट्रोल में 100 किलोमीटर गाड़ी का चलना संभव नहीं है। यानी कि उसका एवरेज, उसका औसत है वो सिर्फ 60 या 70 किलोमीटर के आसपास होता है। तो इसमें कुछ समझ में आया? हमने 100 का तेल भराया, हमारा 30 रुपये ऐसे चले गए क्योंकि 70 किलोमीटर गाड़ी चली मेरी तो सिर्फ। ठीक है, मैंने 100 का पेट्रोल डलवाया गाड़ी में कि मैं 100 किलोमीटर चलूँगा, पर नहीं चली वो गाड़ी, चली सिर्फ 70 किलोमीटर, तो मुझे 30 रुपये का नुकसान हुआ। ऐसा नहीं करना। तो मैं ऐसी दक्षता वाली बाइक बनानी है जो 100 रुपये में 100 किलोमीटर चल जाए। अर्थात अब बात करते हैं हम फसलों के लिए। फसलों के लिए हम क्या बात करेंगे कि अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास करना। नई किस्मों द्वारा खाद या उर्वरकों तथा सिंचाई आदि का पर्याप्त उपयोग उत्पादन क्षमता बढ़ाने में होना चाहिए। अर्थात अब ऐसी किस्म का हमें उत्पादन करना है जो कम खाद का प्रयोग हो, कम उर्वरक का प्रयोग हो, कम सिंचाई में वो हमें अधिक से अधिक उपज समय पर प्रदान कर देवे। ठीक है, 5वां पॉइंट हमारा शीघ्र पकना। फसलों में जल्दी पकने वाली किस्में अधिक उपयोगी होती है। धान की जल्दी पकने वाली किस्मों के कारण ही धान, गेहूँ फसल चक्र संभव हो सका है। धान की फसलें में शीघ्र पकने वाली, जितना जल्दी फसल पकेगी हम उतना जल्दी दूसरी फसल के बारे में सोचेंगे और दूसरी फसल को उगाएंगे। ठीक है, तीसरा आता है हमारा समकाल पकना। समकाल यानी समान काल में पकना। समान समय में फसल का पककर तैयार होना एक साथ। कैसे? ऐसी कुछ फसलें होती हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, सुनिएगा। ऐसी फसलें जिनमें एक साथ फसल नहीं पकने से संपूर्ण फसल की कटाई एक बार में नहीं की जा सकती, इसलिए कुछ फसलें जैसे कि मूंग, उड़द आदि में एक साथ पकने वाली किस्मों का विकास अत्यंत आवश्यक है। मूंग उड़द की एक ऐसी फसल है जो हमने खेत में उसको बोई है, फसल उग रही है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ पौधे तो पहले पककर तैयार हो जाते हैं और कुछ पौधे धीरे धीरे पककर तैयार होते हैं। तो इससे हम उसकी कटाई नहीं कर पाते। कटाई क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि कटाई कर भी ली तो हमें जो पके पौधे पहले उनकी कटाई करेंगे, जो नहीं पके उसकी कटाई नहीं कर पाएंगे। कटाई नहीं कर पाएंगे तो आपका खेत समय पे खाली नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है? पादप प्रजनन के विधि का इस तरह से प्रयोग करना है हमें कि समान काल में, समान समय में कोई भी फसल पककर तैयार हो, जिसमें मुख्य रूप से आती है मूंग और उड़द। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 7वां, प्रकाश असंवेदिता। किसी फसल को नए एवं विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाने के लिए प्रकाश असंवेदित किस्मों का विकास आवश्यक होता है। अब किसी नए क्षेत्र में हमें कोई फसल उगानी है, नई किस्म का उगाना है, प्रचलन करना है, तो उसके लिए हमें प्रकाश असंवेदिता का ज्ञान होना ज़रूरी है। अर्थात जो फसल, जो किस्म हमारे क्षेत्र में उगती है, उसके किसी दूसरे क्षेत्र में अगर आप उगाना चाहते हो तो ये ज़रूरी है कि वो फसल वहाँ की जलवायु के प्रति अनुकूल हो। ठीक है, वो वहाँ के प्रकाश को सहन करने की शक्ति रखती हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 8वां पॉइंट, प्रसुप्ति के बारे में। प्रसुप्ति क्या? प्रसुप्ति
क्या होती है प्रसुप्ति, डोरमेंसी क्या होती है, चलिए जानते हैं। कुछ ऐसी फसलें होती हैं जैसे कि बाजरा, जौ, गेहूँ। ये क्या होता है इनमें कि पकने के समय बरसात होने पर, यानी कि आपके बाजरे की फसल बो रखी है, गेहूँ की फसल बो रखी है, या आपने जौ बो रखा है खेतों में, और वो पकने वाली है फसल, धीरे समय के साथ वो पकने वाली, लेकिन उस दौरान अगर बारिश आ जाती है तो उनकी बालियों में जो बीज है वो बाली में ही अंकुरित हो जाता है और एक नया पौधा वहाँ से निकलने लगता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ऐसी फसलों में थोड़ी प्रसुप्तता होना ज़रूरी है। ठीक है, वापिस सुनना। कुछ फसलें जैसे बाजरा, ज्वार, जौ, गेहूँ आदि में प्रसुप्ति अवस्था नहीं होती है, अतः पकने के समय बरसात होने पर उनके बीज बाली में ही अंकुरित हो जाते हैं। ऐसी फसलों में थोड़ी प्रसुप्तता वाली किस्मों का विकास महत्वपूर्ण है, अर्थात ऐसी किस्मों का विकास करना जो जिनके बीज बाली में अंकुरित न हो, उनमें प्रसुप्तता आना आवश्यक है। ठीक है, 9वां पॉइंट है हमारा, नई ऋतुओं के लिए किस्में। कुछ फसलों को वर्तमान नए मौसम में उगाया जा रहा है, जैसे मक्का को खरीफ में, रबी तथा जायद में भी उगाया जा रहा है। नए मौसम में अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे पादप प्रजनन के 10वें उद्देश्य के बारे में, जिसका जो है सूखा एवं लवण रोधिता। देश की अधिकांश खेती असिंचित है और अधिकांश भूमि में लवणों की अधिकता है, अतः इन क्षेत्रों के लिए सूखा एवं लवण रोधी किस्मों का विकास आवश्यक है। अब ऐसी किस्म का हमें विकास करना है जो जहाँ पर पानी की कमी है या फिर जहाँ की मृदा में लवणों की अधिकता है, ऐसे क्षेत्र में भी वो फसल, वो किस्म आसानी से पैदा हो सके। 11वां पॉइंट, अविषालु पदार्थों से मुक्ति। अविषालु, कई फसलों में कुछ अविषालु पदार्थ होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के तेल में मौजूद इरुसिक अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ऐसे फसलों की उन्नत किस्मों को इन पदार्थों से मुक्त करना अत्यंत आवश्यक है। अविषालु पदार्थों से मुक्ति यानी ऐसे जहरीले पदार्थ जो किसी फसल में ऑलरेडी मिले हुए हैं, उनको हमें हीन करना, यानी उनकी जो मात्रा है उसको कम करना है, इसको बिल्कुल ख़त्म करना। तो ऐसी फसलों की उन्नत किस्मों का भी हमें विकास करना है। 12वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट, अविसरण। विसरित न होने वाली किस्मों का विकास करना। हमने इससे पहले एक पढ़ा था समकाल फसल का, यानी कि ऐसी फसलें थी जो समान काल में पककर तैयार हो जाए, जिससे किसान भाई को फायदा हुए। अब हम 12वां पॉइंट पढ़ रहे हैं, अविसरण, यानी कि विसरित न होने वाली किस्मों का विकास करना। ऐसी कौन कौन सी फसलें जो विकसित होती है, विसरित होने, उनके दाने बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनकी कटाई के दौरान ही वो खेत में बिखर जाते हैं। तो उदाहरण के लिए मूंग हो गई, उड़द हो गया, सरसों हो गया, कुछ ऐसी फसलें हैं जो खेतों में कटाई के दौरान विसरित हो जाती हैं, उनके बीज खेत में बिखर जाते हैं। तो ऐसे बिखरने से बचाने के लिए हमें अविसरण होने वाली किस्मों का भी विकास करना, जिससे किसानों को बहुत ही ज़्यादा लाभ होए। तो आज हमने पढ़ा पादप प्रजनन की परिभाषा, उसके उद्देश्यों के बारे में।